बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की, जहां 7 भाई अपनी इकलौती बहन गौरी के साथ रहते थे। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। सभी भाई अपनी बहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे और उससे प्यार भी बहुत करते थे। सभी भाई जंगल जाकर शिकार करते और गौरी घर संभालती थी। गौरी भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और उनका अच्छे से ध्यान भी रखती थी। एक दिन गौरी खुशी खुशी अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी, पर खाना बनाते बनाते उसका हाथ कट जाता है और बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तभी गौरी सोचती है और बोलती है कि अरे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तो उंगली कट गई और खून भी बहुत ज्यादा बह रहा है। क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूं कि खून दीवार से पोंछ देती हूं, पर दीवार पर तो भैया खून देख लेंगे और फिर वो मेरे लिए परेशान हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, एक कपड़े से ये सारा खून पोंछ देती हूँ और कपड़ा फेंक दूंगी। पर अगर मेरे भाइयों को पता चला तो वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और दुखी भी, बहुत दुखी होंगे। कि क्यों ना मैं ये सारा खून इस सब्जी में ही छुपा देती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। गौरी सारा खून उस सब्जी में डाल देती है और खाना बनाकर तैयार कर लेती है। सभी भाई लौटकर घर आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। गौरी बड़े प्यार से सभी भाइयों को खाना परसती है। सभी भाई खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते ही बड़े भाई बोलते हैं, वाह गौरी, आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। आज के खाने में तो कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है। मजा आ गया आज खाना खाकर। गौरी, आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज तुम्हारे हाथ के खाने में तो अलग ही स्वाद है। गौरी धीरे से मुस्कुरा देती है पर चुप रहती है। तभी एक भाई और बोल पड़ता है, हमें सच बताओ गौरी, आज खाने में ऐसा क्या मिलाया है जो खाना इतना स्वादिष्ट बना है? कुछ नहीं मिलाया भैया, जैसे रोज भोजन बनाती हूँ वैसे ही बनाया है। आज आपको भूख ज्यादा लगी होगी, इसीलिए भोजन अच्छा लग रहा होगा। सभी भाई खाना खाकर सोने चले जाते हैं और गौरी भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि भाइयों को खाना बहुत अच्छा लगा था और सभी भाइयों ने उसकी बहुत तारीफ की थी। खाना खाकर गौरी भी सो जाती है, लेकिन अगले दिन सभी भाई फिर से गौरी को वही खाना बनाने को बोलते हैं और गौरी खाना भी बना लेती है, लेकिन आज बिना खून का खाना बना था। सारे भाई वो खाना खाते हैं, पर उन्हें खाने में उस दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता। ऐसा इसलिए था क्योंकि खून लगे खाने का स्वाद उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उस दिन के खाने की असलियत जानने के लिए सारे भाई गौरी से फिर से वही बात पूछने लगते हैं। तब गौरी थोड़ा सोचती है, फिर थोड़ा डरते हुए बोलती है,
भैया, सच्चाई ये है कि भोजन बनाते समय मेरी उंगली कट गई थी और बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। मुझे डर था कि आप लोग मेरा खून देखोगे तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए खून छुपाने के लिए मैंने सारा खून भोजन में मिला दिया। सभी भाई गौरी की बात सुनकर चौंक जाते हैं। लेकिन अगले दिन शिकार पर जाते समय सच्चाई मालूम होने के बाद पांचवा भाई, जिसके मुंह से खाने के लिए हमेशा लार टपकती रहती थी, मतलब कि उसे स्वादिष्ट खाना बहुत ज्यादा पसंद था, अपने सभी भाइयों से बात करता है और कहता है, सोचो भाइयों, अगर हमारी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसे बोलकर सभी भाई आपस में चर्चा करने लगते हैं और छोटे भाई को छोड़कर सभी भाई गौरी का मांस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गौरी का शिकार करने के लिए उसे जंगल लाने की योजना बनाते हैं। तभी छोटा भाई राजू बोलता है, भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? गौरी हमारी छोटी बहन है और हम अपनी बहन को कैसे मार सकते हैं? भाइयों, ऐसा मत करो। जरा से स्वाद के चक्कर में हम अपनी बहन की जान ले लें, ये सही नहीं है। ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। राजू, तुम चुप रहो। तुम छोटे हो तो छोटे ही रहो। बड़े जो तय करेंगे वही होगा और तुम्हें भी सभी बड़े भाइयों की बात माननी होगी, नहीं तो हम तुम्हें भी मारकर खा जाएंगे, समझे तुम? सभी भाई गौरी को शादी का बहाना करके जंगल की ओर ले जाते हैं और गौरी भी खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। इस सब से राजू खुश तो नहीं था, पर मजबूरीवश उसे अपने भाइयों का साथ देना पड़ा। जंगल पहुंचकर सभी भाई उसे एक जगह खड़ा कर देते हैं और धोखे से उसे वहां बांध देते हैं। अब गौरी को भी सब समझ आ जाता है। राजू भी अपने भाइयों का साथ देता है, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो अपनी बहन के लिए बहुत दुखी था। जैसे ही उसका बड़ा भाई उसे मारने की कोशिश करता है, तभी गौरी रोते हुए बोलती है, बिद्दू, बिद्दू दादा, छाती ताइक ताइक, मारो मारो, अगर मारना ही है तो छाती पर मारो। भाई एक एक कर उसे मारने की कोशिश करते हैं और गौरी हर भाई से वही बात कहती, पर कोई उसे मार नहीं पाता। अंत में राजू को मजबूर किया जाता है कि अगर वो गौरी को नहीं मारेगा तो उसे मार दिया जाएगा। रोते रोते वो गौरी को मार देता है। गौरी वहीं पर गिर जाती है और तब राजू रोते हुए बोलता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया।
मैंने अपनी इतनी प्यारी बहन को अपने इन हाथों से मार दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सभी बड़े भाई राजू को गौरी का शव काटने के लिए कहते हैं। तब राजू बहुत रोता है, तो परेशान होकर बड़े भैया उसे जंगल भेज देते हैं और कुछ लकड़ियां लाने के लिए कहते हैं। राजू रोता हुआ वहां से लकड़ियां लेने के लिए जंगल चला जाता। लकड़ी बांधने के लिए बड़े भैया उसे एक छोटी सी रस्सी भी देते हैं। राजू जंगल जाता है और लकड़ियां इकट्ठा करता है, पर छोटी रस्सी देखकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक अजीब तरह दिखने वाला आदमी आ जाता है और वो बोलता है, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? राजू उसे बता देता है कि उसके भाइयों ने उसे लकड़ी काटने भेजा है और इतनी छोटी सी रस्सी दी है। अगर वो लकड़ी लेकर नहीं गया तो उसके भाई उसे मार देंगे। और फिर रोने लगता है। तभी दानव बोलता है, अरे भाई तुम रो मत, भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी लकड़ियां बांध देता हूं, पर तुम अपने भाइयों को मेरे बारे में कुछ मत बताना। राजू लकड़ियां लेकर आ जाता है। उसके भाई उसे देखकर चौंक जाते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। तब बड़े भाई बोलते हैं, अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब तो ये हमें रो रो कर हम सबका दिमाग खराब करेगा। ऐसा करता हूँ कि इसे पानी भरने भेज देता हूँ और घड़े में 2-3 छेद कर देता हूँ, जिससे इसे आने में देर हो जाएगी और तब तक हम गौरी का शव काट कर मांस पका लेंगे। बड़े भाई उसे नदी में पानी भरने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो पूरे रास्ते ये सोचता हुआ जाता है कि इस छेद वाले घड़े में पानी कैसे भरेगा। और सोचते सोचते वो नदी किनारे पहुंच जाता है और फिर से रोने लगता है। तब कुछ मेंढक, मछली और केकड़ा वहां आए और उससे रोने का कारण पूछने लगे। तब राजू ने उन्हें पूरी आपबीती बता दी। तब मेंढक बोला, भाई तुम परेशान मत हो, हम सब इस घड़े में जहां जहां छेद है वहां वहां बैठ जाते हैं तो पानी नहीं निकलेगा। और जब तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन का मांस खाएंगे तो तुम मछली और केकड़ा खा लेना, तो तुम्हें अपनी बहन का मांस नहीं खाना पड़ेगा और तुम्हारे भाइयों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। राजू पानी का घड़ा लेकर आ जाता है। बड़े भाई गौरी का शव काटकर मांस पकाते हैं
और राजू को भी जबरदस्ती वो मांस खाने के लिए बोलते हैं। पर राजू वो मांस नहीं खाता और चुपके चुपके मछली और केकड़ा खा लेता है। बड़े भैया राजू से बची हुई हड्डियों को फेंकने के लिए बोल देते हैं, पर राजू चुपके से हड्डियां दफना देता है। समय बीतने लगता है। राजू को छोड़कर सारे भाइयों की शादी हो जाती है। राजू आज भी अपनी बहन को बहुत याद करता है और राजू ने जहां पर गौरी की हड्डियां दबाई थी वहां पर काफी सारे बांस के पेड़ों का झुंड उग गया। एक दिन एक महात्मा वहां से निकलते हैं। बांस के पेड़ों को देखकर सोचते हैं कि ये बांस के पेड़ तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और इनसे तो बांसुरी भी बहुत अच्छी बनेगी। एक काम करता हूं कि इनसे अच्छी अच्छी सुरीली बांसुरी बनाता हूं और ऐसा लगता है कि इस बांसुरी की धुन भी बहुत सुरीली निकलेगी। ऐसा सोचकर महात्मा उस बांस से बांसुरी बना लेते हैं और महात्मा उस बांसुरी को जहां भी बजाते उस जगह के सब लोग बांसुरी की मधुर आवाज में खो जाते थे। एक दिन महात्मा घूमते घूमते बड़े भाई के घर के बाहर पहुंच और जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू करता है तो बांसुरी में से मधुर आवाज की जगह बहुत ही बेसुरी आवाज निकलती है। महात्मा एक बार फिर से बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, तभी बांसुरी बोलती है, नाना बाजरे बाबा, नाना बाजरे बाबा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर। बड़ा भाई जल्दी जल्दी महात्मा को भिक्षा देकर वहां से भगा देता है। और इसी तरह से वो महात्मा सारे भाइयों के घर जाता है। नाना बाजरे बाबा, नाना बाजरे बाबा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर। नाना बाजरे बाबा, नाना बाजरे बाबा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर। और हर घर के सामने बांसुरी ऐसे ही बोलती है। सभी जगह से महात्मा चले जाते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई के घर के बाहर जैसे ही महात्मा पहुंचते हैं तो बांसुरी खुद ब खुद बजने लगती है और जोर जोर से मधुर आवाज में बोलती है, जोर जोर से बाज रे बाबा, ई तो लगो मोर छोट भैया का घर। जोर जोर से बाज रे बाबा, ई तो लगो मोर छोट भैया का घर। जोर जोर से बाज रे बाबा, ई तो लगो मोर छोट भैया का घर। जोर जोर से बाज रे बाबा, ई तो लगो मोर छोट भैया का घर। बांसुरी की आवाज राजू को बहुत मधुर लगती है और उस आवाज में उसे बहुत अपनापन लगता है। पहले तो वो महात्मा को अच्छे से भोजन करवाता है और फिर उस बांसुरी को देखकर महात्मा से कहता है, महात्मा जी, आपकी बांसुरी की आवाज बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुरीली है और इस आवाज में मुझे बहुत अपनापन लगता है। क्या ये बांसुरी आप मुझे दे सकते हैं? महात्मा को राजू का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। महात्मा राजू को वो बांसुरी देकर वहां से चला जाता है। राजू उस बांसुरी को बहुत अच्छे से रखता है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन राजू को किसी जरूरी काम से 4-5 दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है और जब वो लौटकर घर आता है तो देखता है कि उसका घर बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था। घर में सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ था। घर को इतना अच्छा देखकर राजू सबसे पूछता है कि
मेरा घर किसने सजाया है? पर सब मना कर देते हैं। राजू इस बात की गंभीरता से नहीं लेता, पर जब भी राजू घर से बाहर जाता तभी उसका घर अच्छे से सज जाता है। अब उसके मन में आया कि अब तो मैं ये जानकर रहूंगा कि आखिर मेरे घर को इतना सुंदर कौन बनाता है और बार बार मेरे घर कौन आता है। एक दिन राजू किसी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर जाता है और चुपके चुपके घर में देखने लगता है। कुछ ही पल में बांसुरी में से एक सुंदर परछाई निकलती है और सारा घर साफ कर देती है। राजू महात्मा को सारी बात बता देता है। तब महात्मा कहते हैं, बेटा, इस बार जैसे ही वो परछाई बांसुरी से बाहर निकले तो बांसुरी को आग में डाल देना और उस परछाई पर गंगाजल छिड़क देना, तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राजू महात्मा की सारी बात मान लेता है और जैसा महात्मा ने कहा था वैसा ही करता है। बांसुरी को आग में जला देता है और परछाई पर गंगा जल डाल देता है और तभी गौरी जीवित रूप में लौट आती है। राजू अपनी बहन को इस रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। तभी उसने गौरी को इंसाफ दिलाने का सोचा और गांव की पंचायत के सामने सारी बात रखी। तभी सब गांव वाले बोले कि ऐसे दरिंदे गांव में नहीं रह सकते। इनको गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गांव वालों, इन्हें माफ कर दीजिए। ये मेरे भाई हैं। इन्हें सुधरने का एक मौका दीजिए। 6 भाई रोते हैं और पश्चाताप करते हैं और गौरी के साथ वहां से चले जाते हैं। सभी भाई बहन गले मिलते हैं। गांव में शांति लौट आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य अपराध के रास्ते पर जाए, पर पश्चाताप और क्षमा से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।